नमस्कार, वेलकम टू कैम डेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग एक लंबी राइड पे जा रहे हैं। ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है कि बाइक राइड करने में कैसा लगता है। और आप में से भी कोई अगर बाइक राइड करते हैं जिनको इंटरेस्ट हो वो प्लीज़ कमेंट करिए। एक जनरल टॉपिक पे हम बात करेंगे कि बाइक राइड क्यों करते हैं लोग और क्यों अच्छा लगता है, जबकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस यार ये तो बाइक ही चलाए जा रहे हैं, इसमें है ही क्या। पर नहीं, आज हम सारी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो राइड हमारी है वो है रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350। इसको राइड करेंगे। अभी तो पहले हम भरा लेते हैं इसमें पेट्रोल, करा लेते हैं पॉल्यूशन, फिर आगे चलेंगे। 10 लीटर। बिल दे देना इसका। रॉयल इनफील्ड का कोई भी बाइक अगर आप राइड करते हैं तो इसको पेट्रोल टैंक फुल ही कराना पड़ता है, क्योंकि आप सबको मालूम है रॉयल इनफील्ड की बाइक को रखना मतलब हाथी पालना। इसका माइलेज बहुत कम है और अगर रॉयल इनफील्ड कहता है कि 35, 40, 42 का माइलेज देता है, पर उससे भी कम देता है। इसलिए 10 लीटर लगभग टैंक हमारा फुल हो गया है। हो जाएगा। चलो जी, तो पॉल्यूशन भी हमने करा लिया रिन्यू, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमने निकाला था और पॉल्यूशन होने वाला था एक्सपायर। तो कभी इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाए इससे पहले हमने इसको रिन्यू करा लिया है। तो बाइक राइडिंग ज़रूरी क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बाइक राइडिंग जो है ना वो हर एक जितने भी नौजवान हैं उन सब के दिल के बहुत करीब है। मोटर बाइक राइडिंग ये सिर्फ एक यात्रा का माध्यम नहीं है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए यह एक जुनून, एक स्टाइल और एक आज़ादी का प्रतीक बन चुका है। अब आप बाइक पे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे टसन मारते हैं और लहरिया कट चलाते हैं, छपड़ी स्टाइल, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड बोले जाते हैं। पर बाइक राइडिंग इज़ समथिंग कि आप को बहुत रेसिंग नहीं करना है, आपको बस क्रूज़ करना है सिंपल तरीके से। रेसिंग तो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए की जाती है कि चलो 10-20 किलोमीटर के लिए तेज़ चला लेते हैं। पर आपको अगर बहुत लंबा जाना है, कहीं दूर चलना है और फील करना है चीज़ों को, तो फिर तो बाइक राइडिंग के लिए जो स्पीड है वो 90, 100, 110 मतलब रोड के हिसाब से आप चला सकते हैं। पर है तो क्रूजिंग में ही, और लहरिया कट में तो वो मज़ा तो नहीं है। मोटर बाइक चलाना एक अद्भुत अनुभव है। जब हवा चेहरे से टकराती है और सड़क खुली होती है तो एक असीम आज़ादी का एहसास होता है। बाइक राइडिंग हमें नए स्थानों की खोज करने का मौका देती है और यह शहरी भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति से जुड़ने का एक जरिया भी बनती है। जैसे ऐसी जगहों पे जहाँ कार नहीं जा सकती, 4 पहिया नहीं जा सकता, वहाँ पे 2 पहिया चली जाती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि कार का बजट भी ज़्यादा होता है। तो 2 पहिए पे अगर आप 2 लोग बैठ के जाते हैं तो उस समय आपका बजट भी कम लगता है और साथ के साथ आप इंजॉय भी करते हैं बाइक राइडिंग की। जैसे कि उत्तराखंड में जब पहाड़ों में हम जाते हैं, केदारनाथ का कपाट खुलने के टाइम पे या बाकी जगह पे, तो आप देखेंगे कि इतनी ट्रैफिक होती है। इवन मैं 2021 में गया था केदारनाथ, और मैं आपको बताऊं फिर हमने एक्सपल्स उस समय मैंने रेंट किया था एक्सपीरियंस के लिए। तो लगभग 12 किलोमीटर का जाम लगा था, जबकि वहीं पे हम 2 व्हीलर से आराम से साइड से निकल के जा रहे थे और कोई दिक्कत नहीं थी, फटाफट चले गए। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जाम में। अगर जाम है भी तो भी आप आसानी से निकल सकते हैं। और स्पीड भी जो एवरेज निकलती है वो ठीक ठाक एवरेज निकलती है, जबकि कार में एवरेज कम, एवरेज इन द सेंस कि जो आपकी रनिंग स्पीड का एवरेज है वो उसमें कम निकलती है, जबकि बाइक में ये ठीक ठाक निकल के आ जाती है। और कम टाइम में आप पहाड़ी रास्तों में इसको आसानी से क्रूज़ करके पहुँच सकते हैं। वहीं पे हाईवे वगैरह पे जो लोग चलता है तो वहाँ पे कार बहुत स्पीड से निकलती है, हाईवे खासकर एक्सप्रेसवे पे। और मैक्सिमम एक्सप्रेसवे पे तो बाइक अलाउड भी नहीं है। कुछ ही ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिस पे बाइक अलाउड, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, इन सब बाइक अलाउड है पर आपको उसके लिए टोल देना पड़ता है। बाकी एक्सप्रेसवे पे तो बाइक अलाउड भी नहीं है। बस ये एक डिमेरिट है, अगर बाइक है, मोटर बाइक है, तो उसे भी अलाउ कर देना चाहिए। हालाँकि सेफ्टी कंसर्न है, जो इंडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, आई डोंट नो क्यों ये लाइन अलाउ नहीं करती है, बट लेट देम थिंक। अभी जिस तरीके से एडवेंचर आगे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से तो उनको करना चाहिए। अगर मैं बताऊं कि आज के समय मोटर बाइक एक अत्यंत सुविधाजनक और किफ़ायती साधन बन चुका है। जैसा मैंने बताया, ट्रैफिक में आसानी से निकल सकती है, पेट्रोल की खपत कम होती है और मेंटेनेंस कार के मुकाबले इसका कम होता है। रॉयल इनफील्ड का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, पर फिर भी कार के मुकाबले इसका मेंटेनेंस कम होता है। अगर गांव के क्षेत्रों में कहीं जाते हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होती है, वहां पे बाइक एक अभिन्न हिस्सा है। इवन शहर में भी बाइक अभिन्न हिस्सा है। आप पुणे जैसे शहर में अगर आप रहते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्कूटी आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कार में जितना टाइम आप जाम में लगेगा उससे पहले तो आप स्कूटी में आराम से बैठ के जा सकते हैं। जनरली आजकल स्कूटी देखा जाए तो 40, 45, 50 का एवरेज देने वाली आती है, माइलेज देने वाली है। 2 व्हीलर तो 65, 70 तक का माइलेज देने वाली 2 व्हीलर्स अवेलेबल हैं। तो कार
जैसे ही आपकी कार अगर 20 का माइलेज देने वाली है और मान लीजिए कि आप किसी ट्रैफिक में 2 मिनट के लिए रुक गए, तो तुरंत अगर आप बहुत अच्छा चला रहे हैं 18 का माइलेज निकाले, तुरंत ड्रॉप होकर के 14 पे आ जाएगी। तो ये बाइक में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इन सब चीज़ों से तो छुटकारा पा सकते हैं। प्लस कार के अंदर जब बैठे होते हैं तो रेड लाइट पे भी है, इंजन ऑफ है, तो एसी तो रनिंग होना चाहिए। बाइक में चक्कर नहीं है क्योंकि ग्लास आपका क्लोज है, तो ये सब परेशानी बाइक में नहीं है। दूसरा, एक और चीज़ है बाइक के बारे में, जो नौजवान हैं वो, और हमारे नौजवान इन द सेंस कि जो लड़के हैं और लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी राइडर्स हैं, उनका वीडियो देख करके हम इंस्पायर्ड होते हैं। और एक मूवी भी आई थी जिसमें एक लेडी थी, वो एजेट, वो उनको गिफ्ट में रॉयल इनफील्ड मिला, वो लेकर के लद्दाख चली गई, उनका एक जुनून था, एक सपना था। बाइक चलाना आजकल स्टाइल और पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है। युवाओं के लिए यह सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक जुनून है। जैसा मैंने बताया, बाइक राइडिंग, ग्रुप्स बाइक, टूरिज्म और लॉन्ग राइड्स का चलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब चूँकि मेरा एक दोस्त है, मैंने देखा कि वो ऐसे छुट्टी लेकर के, उसकी ऑफिस भी अच्छी थी तो छुट्टियां मिल जाती थी, और छुट्टी ले लेकर के लॉन्ग राइड पे निकल जाता था। उसके ग्रुप थे, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते थे, बाकी उनका रहना खाना सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता था। और वो जो मैंने कैलकुलेट किया तो बहुत बढ़िया था, पर उतनी छुट्टियाँ होनी चाहिए क्योंकि 15-15 दिन एक कारवां चलता था उनका, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, तो इतना लंबा टाइम, तो क्रूजिंग में भी बहुत मज़ा है। आप डीजी भाई को जानते होंगे, जो बहुत दीपक गुप्ता, एक्सट्रीम मोटो, आप देखना वो बाइक से निकले यहाँ से पूरा यूरोप घूमते हुए लंदन वंदन करके वहाँ से चले आए, 25,000-27,000 किलोमीटर बाइक चलाया, और वो रॉयल इनफील्ड की ही 450 बाइक एडवेंचर यूज़ कर रहे थे। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनसे मिला भी हूँ, और दोबारा मिलने के लिए, जब वो शुरुआत उन्होंने करा तब मैं मिला था, दोबारा मिलने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मिलूँ, पर वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। पर हाँ, मैं फ़ैन हूँ। और उन्होंने जब डोमिनार यूज़ किया था, उससे पहले दूसरी बाइक थी, वो सारी चीज़ें, जिमनी से भी उन्होंने करा हुआ है, वो सब मतलब अल्टीमेट। तो मैं उनको मतलब प्रमोशन के व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं उनका फ़ैन हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इस राइडिंग में उनके बारे में। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो बाइक चलाना है वो साथी ही नहीं है, बल्कि बाइक चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम दिन हर समाचारों में सड़क दुर्घटना के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अधिकतर दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं। बिना हेलमेट, तेज़ रफ्तार, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, ये सारी चीज़ें हैं। पर कभी कभी तो आप देखोगे कि जब क्लियर रोड होता है तो बहुत तेज़ भी चलाते हैं, अगर चलान उलान का चक्कर ना हो तो। पर हमें भूल जाते हैं कि बाइक 2 पहिया पर चलती है और संतुलन और समझदारी के साथ इसको चलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत संतुलन के साथ नहीं चलेंगे तो 2 पहिया पर रिस्क सबसे ज़्यादा है। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब देखो आगे की स्कूटी चल के जो जा रही है, मैं लगभग 95-100 पे चल रहा हूँ, और वो इतनी तेज़ चल रही है, मतलब छोटे पहिए, पतले पहिए, जिसके स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन जो स्कूटर है, इसमें डिस्क ब्रेक मुझे लग नहीं रहा है, ड्रम ब्रेक ही होगा इसके अंदर। कभी कभी ये स्कूटी जो वाइट पट्टी है ना, इसके ऊपर ही फिसल जाती है। पर देखो कितनी तेज़ चला रहा है ये भाई, इसको मानना पड़ेगा। हालांकि इसका रोज़ का रूट होगा आने जाने का, पर ही इज़ राइडिंग वेरी फास्ट, मतलब बहुत ही तेज़। अब देखो ओवरटेक करते हैं, और ये कौन सी है, एक्टिवा है, जो कितनी तेज़ चला रहा है। अब बात करते हैं कि बाइक और पर्यावरण, सभी जितने लोग, जैसे बाइक में क्या होता है कि आपको पता है मैक्सिमम बाइक जो है पेट्रोल से चलने वाली है, डीजल से चलती नहीं है। सीएनजी वाली अभी आई है मार्केट में, देखिए इलेक्ट्रिक आ गई है। इलेक्ट्रिक का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वो भी स्कूटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक है, बाइक वाले में उतना है नहीं। कुछ बाइक अगर है भी तो अच्छा रेंज देती है, 250-300 का, तो 6-6.5 लाख की उसकी कॉस्टिंग है, तो वो आउट ऑफ बजट है। प्लस बाइक में स्कूटी इलेक्ट्रिक वाले में एक और चैलेंज क्या होता है कि जब आप उसको चलाते हैं, मान लो आपने 20,000 किलोमीटर चला दिया, तो उसके बाद जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी नए में खूब बैकअप देती है, पुराने होने के बाद 100% चार्ज करो तो कम बैकअप देती है। उसमें भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी, उसी टेक्निक का बैटरी यूज़ किया गया है, तो वो बहुत ड्यूरेबल नहीं, मतलब उसको लेकर के फन फॉर ड्राइव तो नहीं है। आपके दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहेगा कि यार अब 300 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, जाएगा कि नहीं जाएगा, चढ़ाई आ गया, कुछ आ गया। कभी कभी तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है तो दिखाएगा कि 100% है, और तुरंत ड्रॉप हो करके 80% पे आ जाएगा। वैसे मैं भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करता हूँ, आपको बताया था, और मैंने पहले उसकी वीडियोज़ के रिव्यू डाले हुए हैं, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो भी है। तो आपको बता दूं कि पर ये भी है, जो भी है ये कि जो मोटर बाइक को पेट्रोल से चलती है, कार्बन उत्सर्जन इससे होता है। अगर हम छोटी दूर के लिए साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें तो हम पर्यावरण को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन ये तो बस फन फॉर ड्राइव है। और मेरे हिसाब से जो फन है ना, मतलब एक तरीके से शौक जो चीज़ होती है, वो तो पूरा कर ही लेना चाहिए, बाकी तो पता ही नहीं।
अगर मैं निष्कर्ष की बात करता हूँ तो मोटर बाइक राइडिंग एक आदत नहीं बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। हम सही तरीके से नियमों का पालन करते हुए बाइक चलाएं जो ये हमारी ज़िंदगी को आसान, रोमांचक और यादगार बना सके। लेकिन यदि हम लापरवाही करें तो यही बाइक हमारे और दूसरे के जीवन को संतुलित कर सकती है। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो सुरक्षित रहें, हेलमेट पहने और जिम्मेदार राइडर बनें। अब बात करते हैं कि जितने भी ये क्रूज करने वाले बाइक हैं, जैसे मेटियोर 350 में राइड कर रहा हूँ, इसका तो हाईवे पे चलाने का मज़ा ही कुछ और। जो नई वाली है इसमें तो इतना वाइब्रेशन भी नहीं है। वाइब्रेशन इन द सेंस कि जब आप राइड करते हैं ना तो साइड मिरर इतना वाइब्रेट करता है कि आपको पीछे का भी नहीं दिखाई देगा क्या आ रहा है, पर नई वाली में ये प्रॉब्लम नहीं है। और वाइब्रेशन कम है, प्लस चलती बहुत स्मूथ है। सेकेंड गियर पे भी आराम से उठ जाएगी, हल्का सा क्लच लेना है उठ के चली जाएगी, ये एक अच्छी बात है। प्लस कंट्रोलिंग ही बहुत बढ़िया है, आराम से चलती है, एकदम लगता है रोड पकड़ के चल रही है। दो लोग बैठे खींचते चली जाती है। और जैसे जैसे ये गर्म होती है ना वैसे वैसे इसको चलाने में और मजा आता है। आप देखो क्या मस्त चल रही है, मक्खन माफ़ी। और ये संडे राइड है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है रोड पे। आप देखो बहुत कम ही ट्रैफिक है इसके ऊपर, नहीं तो ऑफिस के टाइम में तो ये पूरा का पूरा भरा रहता है। अभी खाली खाली है। वैसे भी ये जो पूरा अभी इंटरनेट एक्सप्रेसवे का रूट है, ये दोनों तरफ अभी उतना ज़्यादा रेसिडेंशियल आया नहीं है। ये पूरा आईटी सेज है, उतने आईटी कंपनीज़ भी नहीं आए हैं। बस छोटा सा एक पैच है 10-12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का, उसमें एक तरफ आईटी कंपनीज़ आ गई, तो इसलिए भी उतना ट्रैफिक नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस पर भी ट्रैफिक आ जाएगा तो हम इस तरीके से इस पर राइड भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो बाकी दूसरे राइडर्स हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे राइड करते हैं उसको, और महंगी महंगी बाइक्स उनके पास, सुपर बाइक जो होता है वो, कभी संडे सैटरडे को आ करके देखो, बहुत मज़ा आता है। जो दिल्ली एनसीआर में से कौन कौन है दिल्ली एनसीआर से, या कौन कौन यमुना पर राइड करते हैं, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलने के लिए बताएं, आगे एक बार मिलते हैं। क्योंकि देखो बाइक एक ऐसी चीज़ है ना, एक अच्छी कार जा रही हो उतना लोग पलट के नहीं देखता है, पर एक बाइक अगर बच्ची वाली हो ना तो लोग पलट के ज़रूर देखते हैं। बाइक के लिए अट्रैक्शन तो रहता है। बाइक इज़ समथिंग लाइक हॉर्स, यानी घोड़ा जैसा होता है एकदम, तो है ना, वो देखा है ना ये वाली जो पंचायत, उसमें घोड़े के लिए क्या बवाल हो जाता है, तो बाइक जो है ना वो घोड़ा है। तो बाइक करने में भी बहुत सारा दिक्कत होता है, ढूंढना पड़ता है, करना पड़ता है, पैसे लगाओ और अच्छा नहीं निकला तो वो भी नहीं है कि हटा के उसको दूसरी ले लो, बल्कि बस ये शौक की चीज़ है और एक बार में अच्छी डिसीजन लेनी पड़ती है। हालांकि रॉयल एनफील्ड के को चूज़ करने में वैसा कोई दो मत तो है नहीं, जो बस सिंपल सी बात है, जिसको हाथी पालना है और रॉयल एनफील्ड ले सकता है। वो जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे वो एक तरीके से गोल्डन होती चली जाती है। पर जो इसका क्लासिक वाला वर्जन है ना, वो भले बहुत हाईवे, लंबे हाईवे के लिए अच्छी नहीं है, तो क्लासिक वाला वर्जन अगर रीसेल वैल्यू तो उसका अच्छा है, प्लस एक्चुअल जो रॉयल इनफील्ड है वही लगती है। बाकी तो हिमालयन है, गोरिल्ला है, 650 है, वो सब महंगे महंगे भी हैं। और अगर ये वो कहीं भी चलेगी, उसका आवाज़ और बाकी सब जो थंब आता है उसका बुट 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 बुट, वो तो अल्टीमेट ही है यार, मज़ा आ जाता है मतलब चलाने के बाद। लेकिन पकड़ हाईवे पे तो इसी की है, मस्त चलती है मेटियोर 350। मेटियोर के अपने कुछ फ़ायदे और कुछ उसकी हानि भी है, और नुकसान जिसे कहते हैं वो है कि ये रॉयल एनफील्ड का जो 350 है बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इस तरीके की चेसी में दूसरा कोई तो बाइक नहीं है, इस कॉस्ट में भी नहीं है। दूसरा इसका ट्रिपल नेविगेशन आता है जो आप टर्न बाई टर्न दिखा सकता है। राइडिंग बहुत बढ़िया है, साफ़ और संतुलित इंजन है। जो नया वाला बताया 349 सीसी का आता है, पर वाइब्रेशन बिल्कुल कम है, पहले जैसा नहीं है। मेंटेनेंस थोड़ा सा तो इसका है ऐसे। रॉयल इनफील्ड कहता है कि 200 किलोमीटर चला के एक बार इसका चेन जो है ना वो स्प्रे करके साफ़ करो, तो कौन ही करता है भाई, वो तो मुश्किल है। उसके बाद टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया है, एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी थोड़ा बहुत आप चेंज भी करा सकते हैं, जैसे बैक गार्ड लगवाना हो, इंजन गार्ड लगवाना हो, ये सारी चीज़ें। पर अगर वैसे बात करें कि जब आप एक्सलरेट करते हैं, जो इसका टॉर्क है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर बाइक जो आप 2.5 लाख 3 लाख पौने 3 लाख रुपए के कॉस्ट में लेते हैं। तो वज़न थोड़ा ज़्यादा है, वज़न की वजह से गलती से अगर गिरी और पैर के ऊपर आ गई तो पैर तो मांग ही लेगी। दूसरा हीट बहुत ज़्यादा करता है गर्मी में। कभी अगर आपको इसको चलाना हो ना और किसी रेड लाइट पे रुके हैं, तो आप मान लो कि आप बस तप रहे हो, आपकी रोटियां बन जाएगी थोड़ी देर में। माइलेज कम है, और जब आप ऐसे ट्रैफिक में रहते हो थोड़ा सा इसको मनूवर करना ही, थोड़ा सा घुमाना ट्रैफिक में थोड़ा दिक्कत होता है। आराम स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसको घुमाने के लिए। और जो नए फीचर्स हैं, यानी आजकल देखते हैं TFT डिस्प्ले आता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों और ये सब चीज़ें भी इसमें नहीं आए। पर ओल्ड स्कूल जैसा है, पर ओल्ड स्कूल में आप पूरा मज़ेदार एक्सपीरियंस इसमें ले सकते हैं।
मैं अभी रॉयल इनफील्ड तो नहीं, बल्कि मैं एक एडवेंचर बाइक लेने का सोच रहा था कि वो कौन सा लूँ। तो आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं और आप जो यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों में से बताएं कि मुझे कौन सा एडवेंचर बाइक लेना चाहिए। मुझे KTM 390 एडवेंचर लेना चाहिए, या मुझे YZD लेना चाहिए, हीरो एक्सपल्स ले लूँ जो कम पैसे में काम चल जाए, या ये रॉयल इनफील्ड ले लूँ, या फिर होंडा का आता है वो ले लूँ, या CB300 ले लूँ। CB300 तो एडवेंचर नहीं है पर वही बाइक अच्छी है। BMW का G310 GS आता है, पर BMW से बढ़िया अपाची ना ले ले, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लगाएंगे, 50-60 हज़ार रुपये BMW के नाम के लिए, पर है तो दोनों सेम। बाकी तो सुजुकी का है बी स्टॉर्म SX 250। सस्ती की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सपल्स सबसे कम पैसे में आ जाती है, उसके बाद YZD आ जाएगा, बी स्टॉर्म आ जाएगा, और ये जो है इसका BMW ये तो महंगी आती है। KTM तो सबसे ज़्यादा महंगी आती है। मुझे लगता है कि इसका जो कॉस्टिंग है ना, मतलब CC वाइज, अगर कोई दूसरी बाइक 250 CC की 2 लाख में आ जाएगी, तो अगर KTM लेना है तो कम से कम 2.5 लाख रुपये चाहिए। वैसे ही हिमालयन 450 सबसे ज़्यादा CC हिमालयन में ही है। और टॉर्क की बात करते हैं तो वो KTM का टॉर्क सबसे ज़्यादा है, इनिशियल टॉर्क। पर जब आप लंबे दूरी के लिए चलते हैं, जब 160-162 तक की स्पीड चली जाती है सब, तो फिर तो वही चलता है, मतलब हिमालयन वाला ही सबसे तेज़ आगे करते जाएगा। माइलेज भले ड्रॉप कर देगा, प्लस हिमालयन वाले का वेट ज़्यादा है, 196 kg के आसपास है। KTM वाले का वेट 177 है। एक्सपल्स तो और भी सस्ता है, और भी कम वेट है उसका। तो आप लोगों उसमें सजेशन चाह रहा हूँ कि जो लोग बाइक राइडिंग करते हैं, जिनके पास अलग अलग बाइक हैं, वो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करिए, ताकि मैं जो पैसे लगाऊँ एक एडवेंचर बाई करने में ना, तो मुझे लगे नहीं, मतलब मुझे वर्थ हो उसका, और उसका मैं भी एक अच्छा रिव्यू दे सकूँ या प्रॉब्लम्स बता सकूँ। हालाँकि एक जनरल यूज़र एक आप बाइक लेते हैं तो उससे आपको अटैचमेंट तो हो जाता है, सब तो ऐसा तो है, मतलब उसके बारे में बुरा बोलना बहुत दिक्कत है। फिर भी चैलेंजेस तो आते हैं, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल स्कूटर में चैलेंज आता है, कभी बंद हो जाता है, कहीं जाने में दिक्कत होती है। अब जैसे मैं 350 ड्राइव कर तो रहा हूँ, पर जैसे ही मैं अभी ट्रैफिक में कहीं फंसा, जो वीडियो में डाला नहीं था, और वहाँ पे दिक्कत होती है, इसको हटाने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है। प्लस अगर आप पतली सी गली में घुस गया हो, आपको घुमाना है ना, तो उसमें बहुत दिक्कत है। एक कट्टा लंबा आदमी चाहिए, मतलब जो तुरंत एक टांग पे इसको घुमा सके। और आप लोग प्लीज़ बताना कि क्या करना चाहिए, कौन सी बाइक लेनी चाहिए। बजट देख लेंगे, बजट बस ये मान लो कि हिमालयन 450 तक ही है। टॉपेस्ट रेटिंग मेरा हिमालयन 450 के लिए जा रहा है, पर क्या कम पैसे में काम चला लें, एक्सपल्स 200 ले लें, 210 ले लें, एक्सपल्स 210 आ गया है, 210 ले लें, या BMW G310 GS जो है वो तो फ्लॉप है, पर अपाची का दूसरा ले लें, YZD ले लें। तो हिमालयन, KTM 390 एडवेंचर, YZD और एक्सपल्स, ये 4 बाइक है जो मुझे लग रहा है कि ले लेना चाहिए। या तो एक्सपल्स 210 जो है वो उसमें पैसे लगा दें, मेरे हिसाब से वो 185 के आसपास की तो आ जाएगी, अच्छी आ जाएगी। और दूसरी चीज़, एडवेंचर में यार गड्ढे का पता तो नहीं चलता। मैं एक्सपल्स जब चलाया था पिछली बार, वहाँ गया था, तो थोड़ा बहुत गड्ढा तो पता नहीं चलता, वही कूद के निकल जाती है। टायर सही बड़ा होता है ना, प्लस वेट भी कम, टायर पतले भी होते हैं, वेट भी कम होता है। माइलेज कम देता है, लेकिन माइलेज तो ऐसा डाउन होता है कि पूछो मत। ये जो है रोड और सड़कें, पहले कितना यार इसमें कितना खाली रहता था, वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में कितना खाली रहता था। अब तो इतना जाम हो जाता है ना, शाम को जब ऑफिस से आओ, ऑफिस जाओ, तो उसमें पूरा पैक रहता है एकदम। मतलब पहले जहाँ पे 23 मिनट कार से लगता था ऑफिस के लिए, मतलब मेट्रो तक पहुँचने में घर से, वहाँ पे अब 45 मिनट 50 मिनट का टाइम लग जाता है 3 साल में। और प्रॉपर्टी का रेट भी वैसे इतना हाई हो गया है, पूछो मत, बजट से बाहर हो गया है भाई। यूट्यूब से पैसे वैसे तो वहाँ नहीं रहे, कुछ आए तो कुछ अपना घर भर लें, है ना। या अरे बाइक ले लेंगे यार, घर तो ले ही लेंगे, बाइक आ जाएगी, मजे करेंगे। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है, जो होगा। देखो कैसे उल्टा कट के आया, देखा अभी कार वाला सट से निकल के चला गया। बाकी ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो गुड़गांव वाला, ये तो यार शानदार एरिया बन गया। इधर ही बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जानदार। भले न्यूज़ में आता है पानी जमा हो गया मेन सिटी में, पर इधर तो बहुत जानदार बढ़िया बन रहा है। तो देखो कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं चारों तरफ से। 3 साल पहले ये सब खाली खाली लगता था, आज रोड सब जैसे ग्रेटर नोएडा जैसा हो गया यार, बढ़िया बन गया एकदम। तुम लोगों से कौन कौन ऐसे, आप में से कौन कौन है जो ग्रेटर नोएडा, सॉरी यहाँ से गुड़गांव से मेरा वीडियो देख रहा है या इस तरफ रहता है, मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। और समय आ गया कि वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। एक जनरल टॉक था, वैसा कुछ इन्फॉर्मेटिव था नहीं। और अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं
नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ सामान के बारे में बताएंगे, कुछ अच्छा वच्छा या कुछ ऐसे ही जनरल टॉपिक करेंगे आज, जैसे आज हमने बात करी कौन सा ले। कभी आप लोग भी मेरी हेल्प कर दिया करो कि अच्छा ऐसा करो मनीष तुम ये वाली बाइक ले लो, ये वाला सामान ले लो, तो आप लोगों के कमेंट पर भी हम लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।